हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का पहला चैप्टर है साइंस का। इसका हम लोग को पढ़ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है इट इज़ अ प्रोसेस in which a new substance with new properties are formed and it cannot be reversed by any physical method. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होगा। मतलब नया सब्सटेंस बनेगा और उसको किसी फिज़िकल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग वापस नहीं गेन कर सकते। मतलब इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिज़िकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें दो चीज़ ज़रूर होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट क्या होता है? तो रिएक्टेंट होता है सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको मिटा दे रहे हैं, लिखते चलिएगा। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है न्यू सब्सटेंस formed by the result of chemical reaction, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनेगा, रिएक्टेंट जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होगी, नया सब्सटेंस बनेगा। डिफिनीशन मिटा दिए। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। कोई भी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब सब्सटेंस बिल्कुल नया होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं होगी और उसको किसी भी फिज़िकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे होगा उसको देखेंगे। इसको पहले मिटाते हैं, लिखते चलिएगा। तो ऐसा कैसे होगा कि रिएक्टेंट की कोई भी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की किसी प्रॉपर्टी से मैच ना करे, रिएक्टेंट की कोई प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ना हो। जैसे उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लें, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। सोडियम है वेरी डेंजरस एलिमेंट, हाथ पे रखिए हाथ जल जाएगा, मुंह में रखिए मुंह जल जाएगा। और उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन गैस जो है पॉइजनस गैस है। इसको अगर आप लीजिएगा तो आप ऊपर जा सकते हैं सीधा। और अगर इसी दोनों को अगर हम लोग रिएक्ट करा दें तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, जो नमक है जिसको हम लोग सुबह शाम खाते हैं। इसकी कोई प्रॉपर्टी, न सोडियम की प्रॉपर्टी इसमें है न क्लोरीन की प्रॉपर्टी इसमें है। सोडियम क्लोराइड जो बना उसकी प्रॉपर्टी इस दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सोडियम हम लोग अकेला सिर्फ सोडियम लें
तो उसको अगर सिर्फ सोडियम को हाथ पे लें, हाथ जल जाए, सिर्फ क्लोरीन को अगर थोड़ा सा ले लें तो काम तमाम है। और सोडियम क्लोराइड को सुबह शाम लेते हैं, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लें, H2 गैस है, वेरी इन्फ्लेमेबल गैस है, इसको मतलब आग लगाने में पूरी तरह से मदद करता है। और उसके ऑक्सीजन गैस है, ये तो इसके बिना तो आग लगेगा ही नहीं, कहीं भी आग लगाने के लिए ऑक्सीजन गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी को दोनों को रिएक्ट अगर कराएंगे तो H2O बनेगा। जो H2O आग बुझाने में हेल्प करता है, इसका इस दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। H2O का हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से कोई लेना देना नहीं है। H2O पानी है जिसको सुबह शाम लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह और तीसरा एग्जांपल लें अगर, डायमंड है, सबसे महंगा एलिमेंट है, समझिए डायमंड है। डायमंड है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसको अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको CO2 गैस मिलता है। जो CO2 गैस, डायमंड अगर करोड़ों का है तो CO2 गैस 1 रुपये का भी 50 पैसे का भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब रिएक्टेंट की कोई प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है, ठीक है। रिएक्टेंट की कोई प्रॉपर्टी प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें, जैसे तो हम तो एग्जाम्पल तो बता ही दिया, वैसे और एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लिख लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा में जो एक बार जंग लग गया, ठीक है, वो प्योर लोहा हम लोग दोबारा नहीं गेन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। जो खाना एक बार हम लोग डाइजेस्ट कर गए उसको दोबारा हम लोग नहीं गेन कर सकते। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी, जितना एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, ठीक है। लिखते चलिएगा। उसके बाद आता है किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा मतलब कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम पहचानेंगे कौन केमिकल रिएक्शन है और कौन नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ टेम्परेचर चेंज करेगा। दूसरा है चेंज इन स्टेट। स्टेट है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, चेंज इन स्टेट हुआ। थर्ड एग्जांपल इसका है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलेगा, केमिकल रिएक्शन जहाँ होगा वहाँ गैस निकलेगा। कोई एक प्रॉपर्टी भी होगी तो केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और भी इसका प्रॉपर्टी है। चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और है पांचवा चेंज इन कलर। मतलब जहाँ कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ या तो टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, या स्टेट में चेंज हो रहा होगा,
या गैस निकल रही होगी या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा या कलर चेंज कर रहा होगा। अब टेम्परेचर में चेंज कहाँ होता है, स्टेट कहाँ चेंज करेगा, और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हो तो उससे मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल होना चाहिए। अगर सिर्फ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो उसको भी हम लोग वो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, और अगर कहीं दोनों हो रहा है, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज कर रहा है, और कहीं गैस भी निकल रहा है, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। कोई एक हो या दो हो या तीनों हो या सारा हो, चारों हो, पांचों हो, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें चेंज इन टेम्परेचर क्या है। चेंज इन टेम्परेचर जो है, किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज दो तरह से होगा। पहला है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बताते हैं एक्सो क्या है, और दूसरा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब एक्सो वर्ड जो है ये एग्जिट से बना है। एक्सोथर्मिक मतलब थर्मिक मतलब हीट है, तो एक्सोथर्मिक मतलब है हीट का निकलना, हीट का रिलीज़ होना, हीट का इवॉल्व होना, ठीक है। और इंडो वर्ड है, इंडो जो है उसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक, इसको हम लोग कहेंगे हीट एब्जॉर्ब। क्या कहेंगे? हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो दो तरह का टेम्परेचर में चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में, एक होगा इंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होगा एक्सोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक पहले देख लें। एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक होगा कोई भी रिएक्शन है जिसमें हीट हमको मिले, मतलब रिएक्शन के बाद हमको हीट मिले, उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हीट हमको मिले, मतलब कोई भी रिएक्शन वैसा जिसके रिएक्शन के बाद हमको हीट मिले, देना नहीं पड़े। जहाँ देना पड़े वो हो गया इंडोथर्मिक, जहाँ मिले वो हो गया एक्सोथर्मिक। तो जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितना भी होगा जनरली, एक्सेप्शन को कुछ छोड़ के जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसमें जो है हमको हीट मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा। जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें हमको हीट मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 गैस बनाएगा, इसमें हमको हीट मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एक्सेप्शन भी देख लें, N2 है, O2 गैस है, ये रिएक्ट करके NO बनाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल एक्सोथर्मिक का नहीं है, ये एग्ज़ाम्पल इंडोथर्मिक का है, इंडोथर्मिक, ठीक है। अब इंडोथर्मिक क्या है? जिसमें हमको हीट देना पड़े, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इंडोथर्मिक को हम यहाँ लिखते हैं, इंडोथर्मिक लिख रहे हैं इधर, इसको मिटा दे रहे हैं। इंडोथर्मिक है कोई भी जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हमको हीट देना पड़ेगा, और जिसमें भी हीट देना पड़ेगा उससे जो प्रोडक्ट होगा उसमें जितना भी जो भी रिएक्शन हो उसमें हीट देना पड़े, वो भी केमिकल रिएक्शन होगा। कैरेक्टरिस्टिक हमको ये कहता है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट टेम्परेचर चेंज हो वो भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग देख लें, जैसे CaCO3 है, इसको अगर हम लोग हीट दें तो ये CaO + CO2 गैस निकलेगी, CaO + CO2 गैस बनेगा। तो ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ा, और हीट हमको मिली नहीं, हीट हमको देना पड़ा, ठीक है ना। तो ये इंडोथर्मिक का एग्ज़ाम्पल है। और इंडोथर्मिक का दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लें, HgO है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो Hg बनेगा और प्लस O2 गैस निकलेगी, मतलब O2 गैस मिलेगी, ठीक है। तो
इसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है और हीट देना नहीं पड़ा है, ठीक है। हीट देना पड़ा रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, हीट देना पड़ा रिएक्शन कराने के लिए। उसके बाद हम लोग अगर देख लें, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, दूसरा है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज, चेंज इन स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में देख लें, स्टेट चेंज में क्या होगा, जैसे रिएक्टेंट अगर हमारा सॉलिड है और प्रोडक्ट गैस बन जाए, लिक्विड बन जाए, उसको हम लोग कहेंगे चेंज इन स्टेट। जैसे मैग्नीशियम है, सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है ये फॉर्म करता है, तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से अलग है। ये सॉलिड और गैस रिएक्ट करके सॉलिड बना रहा है, तो ये चेंज इन स्टेट कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके H2O लिक्विड बना रहा है, ये भी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, ये कहलाएगा चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस देख, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अपने पास जिंक है, उसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, आगे मिटा दे रहे हैं। H2 गैस रिलीज़ होगी। वैसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। वैसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ देख लें, गैस निकला है इस रिएक्शन में और ये भी केमिकल रिएक्शन है। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल देख लें, सोडियम कार्बोनेट का, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl से, तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। CO2 गैस निकलेगी। वैसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात? वैसा रिएक्शन जिसमें गैस निकले वो भी केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। और आप ये कहिएगा कि आप जो रिएक्शन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई भी रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? तो ये रिएक्शन होता है जनरली लैब में, और लैब से हम लोग लिखते हैं। इस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, इसको बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है लैब में। आप लैब जाइएगा नहीं तो इसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो ये क्या है? प्रिसिपिटेट क्या है? प्रिसिपिटेट वैसा सॉलिड है जो किसी रिएक्शन के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो और रिएक्शन से अलग हो जाए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं। वैसा सॉलिड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और रिएक्शन से अलग हो जाए, उसको प्रिसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, वैसा सॉलिड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे और रिएक्शन से अलग हो जाए, उसी को प्रिसिपिटेट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल बता दें, दूध है, दूध गर्म कीजिएगा, उसके ऊपर में मलाई जमती है। अगर वो मलाई जो है वो दूध में डिज़ोल्व नहीं हुआ, वही मलाई को हम लोग प्रेसिपिटेट कहेंगे। उसके बाद चेंज इन कलर है। वैसा रिएक्शन जिसमें कलर में चेंज हो जाए उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, और उसका भी एग्जांपल चाहें तो देख लें। ठीक है, आज के लिए लेकिन इतना ही छोड़ते हैं। वैसा रिएक्शन जिसमें कलर चेंज हो जाए उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है।